Hello, dear students. My name is Gurjot Singh, your chemistry teacher. It is seventh lecture of my lecture series and chapter number 2, structure of atom. In the previous 6 lessons, we learned a lot of things about atoms. What are atoms? How they formed and how they exist. हमने एक कहानी शुरू की थी। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? डाल्टन से कहानी शुरू हो गई थी। क्या थी कि एटम एक टिन्नी पार्टिकल है। फिर हमारी कहानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास पहुंची कि एटम के बीच भी कुछ होता है। पहले कहा गया एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। फिर बात चली कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल होते हैं। देन आवर स्टोरी गोज टू द जे थॉमसन मॉडल। क्या था जे थॉमसन मॉडल? वाटरमेलन मॉडल। मीन्स जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है और जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है और नेगेटिव चार्ज उसे बैलेंस कर लेके उसके बीच में एम्बेडेड हुआ है। लेकिन उसके मॉडल को फेल हो गया। कब हो गया? जब रुदरफोर्ड आ गया। रुदरफोर्ड का एटम ऑफ न्यूक्लियस आया। ठीक है, ये वो वक्त था जब इन मॉडल्स की बात चल रही थी और उसके साथ साथ एक और चीज़ के बारे में भी डिस्कवरीज चल रही थी। वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी जो एक वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती थी, जो जिनके मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली जब मूव करता है तो उनसे परपेंडिकुलरली दोनों के एक डायरेक्शन में प्रोपेगेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ की बात की कि ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ होती है। ओके, फिर उसी समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक्स। प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बहुत काम कर रहे थे। दे डिड वेरी वेल ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उन्होंने जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जैसे लाइट हो गई, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सूर्य से आपकी तरफ आ रही है, जिसकी मदद से आप देख पाते हो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके पार्टिकल नेचर की भी बात चल रही थी। पार्टिकल नेचर के बारे में बात चल रही थी कि जो रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। अब वेव है तो वेव क्या करेगी? डायफ्रैक्शन शो करेगी, इंटरफेरेंस शो करेगी। क्या होती है डायफ्रैक्शन? आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि जब कोई रेज अपने पाथ से डाइवेट हो जाती है, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डाइवेट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन भी शो करती है तो वेव होती है। लाइट की एक वेव नेचर होता है क्योंकि वो किसी मीडियम पे फॉल करके उसी मीडियम में अगर मिरर पे फॉल करती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इससे तक ये शो हो गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका क्या होता है? वेव नेचर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर वेव नेचर ना होता तो जो आपके फ़ोन में माइक्रोवेव्स आ रही है तो आप अपने कंबल में घुसे पड़े हो
उसमें डल गए हो, जो आप रूम में हो, तो अगर उनका वेव नेचर ना होता तो वो फैलती नहीं और अपन के फ़ोन तक पहुंचती नहीं, लेकिन वो दीवारों से टकराकर फैल जाती हैं और आपके मोबाइल तक पहुंच जाती हैं। तो ये वेव नेचर ही है। लेकिन प्लैंक्स जो थे वो वेव से पार्टिकल बनाने में जुटे हुए थे। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट्स की मेनली बात होती है। एक तो मेनली बात होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, और दूसरी बात होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उसके बाद हम उनका लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं, और इस तरह से हम इसको समझते हैं। या फिर हीट कैपेसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, जो किसी भी सॉलिड है जो उनकी हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। तो ये बात हम करेंगे। तो उससे पहले हम बस दो ही मेन बात करेंगे। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और दूसरी बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा है, आपको अक्सर ही कहा जाता है कि गर्मी है और आप काले कपड़े मत पहनो। जहाँ फिर आपको 8th क्लास में एक और चैप्टर भी पढ़ाया गया था कि जब बारिश हो और बिजली गरज रही हो, जब लाइटनिंग हो रही हो, तो ब्लैक कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो मैं इसको समझने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक आयरन की रॉड को हीट होते देखें। तो जो आयरन की रॉड है स्टार्टिंग में वो ब्राउन होती है, ब्राउन सी होती है, लेकिन जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में वो रेड हो जाएगी। फिर आप अगर हीट कर ही जाएंगे तो आगे फर्दर हीट करने पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो रेड हुई थी रॉड अब वो येलो हो गई है। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाती है? ब्लू में हो जाती है चेंज, लगभग ब्लू में। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो स्टार्टिंग में वो रेड होती है, फिर वायलेट सी हो जाती है, और एंड में ब्लू हो जाती है। तो जब हम इस तरफ को चलते हैं तो वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ को हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ जो वेव है वो अलग अलग फॉर्मेट में एमिट हो रही हैं, उसमें से जो रेडिएशंस है। ठीक है। तो इसी तरह से ये लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी के तरफ जा रही हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है। तो रेड कलर की तो स्टार्टिंग में निकलती है, क्यों? क्योंकि तब टेम्परेचर कम होता है। तो जब हम ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस निकलती हैं। फ्रिक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी, ये भी बात चलेगी। तो इसी तरह से एक ब्लैक बॉडी होती है, एक ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, मतलब मैं आपको सेटअप बताता हूँ। इस तरह का सेटअप था। तो उसमें रेडिएशंस को डाला गया। तो ये ऑब्जर्व, मतलब कोई भी जो बॉडी है वो एक खास, इस जो हम आयरन रॉड वाला जब किया था एक्सपेरिमेंट, तो ये पता चला कि खास टेम्परेचर पे खास रेडिएशंस को एमिट करती हैं। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है वो एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो एमिट और ऑब्जॉर्व करती है सभी फ्रिक्वेंसीज को। और जब हम उसका कर्व बनाते हैं टेम्परेचर और इंटेंसिटी के बीच में,
तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो जो अब्जॉर्ब और एमिट करने की पावर इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब और एमिट हो रही है वो इस वेवलेंथ की हो रही है, लेकिन वो जो जो ब्लैक बॉडी है वो अब्जॉर्ब और एमिट सभी रेडिएशंस को कर सकती है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो रेडिएशंस है वो एक जैसी ही हैं। मतलब अगर हम उसको वेव नेचर समझ रहे थे तो जैसे आयरन रॉड की बात कर रहे थे तो वो अलग अलग थी, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग थी, लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो सभी रेडिएशंस है वो सेम ही हैं। तो सेम कैसी होती हैं? जब उनका क्या होगा, एक पार्टिकल नेचर होगा, लेकिन उनकी जो वेव एब्जॉर्ब और एमिट होने की जो फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स उसने ये निकाला कि जो एनर्जी है, जो रेडिएशंस है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में है और उसने उसे का नाम दिया क्वांटा, और उसे नाम दिया क्वांटम। इसके बारे में हम आगे फिर से डिस्कस दोबारा में करेंगे। तो फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी है वो कैसे ऑब्जर्व की जा सकती है, वो की जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू से। अब न्यू क्या है? न्यू है फ्रिक्वेंसी और एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर फ्रिक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लैंक्स था वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज की, इंटेंसिटीज की, रेडिएशंस की इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सका। ये थोड़ा सा उलझन वाला एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत आसान था, जिससे हम पार्टिकल नेचर के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कैथोड रे ट्यूब की। तो कैथोड रे ट्यूब जैसा ही हमने एक सेटअप लगाया इस तरह से, तो उसमें क्या किया गया, उसमें एक लाइट फॉल की गई। ये रही लाइट, उस पर लाइट को फॉल किया गया। ठीक है, एक मेटल का सरफेस लिया और एक कैथोड को लिया गया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। अब जो मेटल का सरफेस था उस पर लाइट को बम्बार्ड किया गया इस तरह से। जो लाइट जो अब बम्बार्ड हो रही थी तो उसमें से जो मेटल की सरफेस थी उसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिशन हुआ और इन एमिशंस को डिटेक्ट किया गया इस इलेक्ट्रोड पे। दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन a suitable frequency of light falls on the metal surface, it emit the electron from the valence shell of the atom। जैसे कि कोई एटम हो, ये रहा कोई एटम, उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो लाइट फॉल होगी तो वो ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, एमिट कर देती है, बाहर निकाल देती है। इसे कहा गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो जो इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट हो रही है, वो द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस। देयर इज नो टाइम लैग स्ट्राइकिंग इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मीन जब लाइट को फॉल किया गया उसी वक्त में ही इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन द प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मीन्स जितने ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की फॉल की गई, जितने ज़्यादा एरिया में इंटेंसिटी को फॉल किया गया, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बाहर निकली। तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं उसे बताया गया थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। मीन्स जो एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको लाइट से बाहर निकाला गया, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए उस फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर आइंस्टीन ने और भी अच्छे से समझाया गया। उसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से समझाया गया। कैसे समझाया गया कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एनर्जी चाहिए वो चाहिए थ्रेशहोल्ड। अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा? तो उससे ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वही, अगर दो इंटेंसिटी की लाइट आई, दो आई हैं लाइटें, तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर एक लाइट आई है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मीन्स जब एक स्ट्राइक की जाएगी लाइट तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर हम इस लाइट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा? जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो न्यू है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो बाइंडिंग एनर्जी में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स जो लाइट को हम स्ट्राइक करवा रहे हैं किसी मेटल के एटम के जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर जब हम स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो एक तो एनर्जी जे वाली जो जे यूज़ हो रही है, ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, वो एक तो बाइंडिंग एनर्जी में यूज़ होगी, मतलब इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने में, और दूसरी जो बाकी बची हुई फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स वो उसको दूर भेजने, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जिससे कोई बॉडी मूव करती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो इससे ये मालूम चलता है जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब मेन बात तो यही है ना, हम पार्टिकल शो करना चाहते थे लाइट को, तो पार्टिकल ही एक इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टिकल है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब एक पार्टिकल को निकालने के लिए किसी पार्टिकल का ही मदद ली जा सकती है, तो पार्टिकल ही दूसरा उसे बाहर निकालेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व किया गया लाइट के। आगे आने वाले चैप्टर, अब लेक्चर में हम लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूल बिहेवियर की बात ही करेंगे। मीन्स अब क्या हमने ये समझा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो वेव नेचर तो है ही है, साथ के साथ उसका पार्टिकल नेचर भी है। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।